तो चाहे वाम फ्रंट हो चाहे कोई भी हो, राजनीति में जो विरोधी शक्ति की जो लड़ाई होती है उस लड़ाई को हमने हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। अब रही बात कि कुछ लोग होते हैं जो सुविधावादी राजनीति से में रहते हैं। हम लोग चूँकि हमेशा से ये चेष्टा किए हैं कि अपने लोगों को बचाया जाए, अपने लोगों को के लिए कुछ किया जाए। और मैंने करीब करीब 4 साल 5 साल इंडस्ट्री में नौकरी भी किया और समझा, मजदूरों की समस्याओं को समझा, मालिकों की समस्याओं को समझा। इसीलिए मैं हमेशा से सिर्फ एक तरफा कोई सस्ती राजनीति के लिए मैंने कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया। मैं दोनों पक्ष जाते मजबूत रहे, मजदूरों को हक मिले और इंडस्ट्री भी बचा रहे, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी सही रहे, इस पर मैंने हमेशा ध्यान दिया। देखिए, हिंदी भाषियों को कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी सिर्फ वोट बैंक के बारे में सोचता है। उनकी जो मजबूती है, उनकी जो ताकत है, अगर सही रूप में उनका यूज करें तो कोई भी राजनीतिक दल मजबूत हो सकता है। क्योंकि हिंदी भाषियों के पास सब कुछ है, श्रम देने की ताकत है, उनके पास वो मजबूती से काम जो करते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनको लड़ाई लड़ने की क्षमता भी है और वो लड़ते भी हैं। और जिनके साथ रहते हैं उनके लिए पूरा दम पर लड़ते हैं। प्रभात वार्ता के हॉट टॉक में आज हम चर्चा करेंगे एक शख्स की, जी नहीं, एक शख्सियत की, जिन्होंने राजनीति में अपने दम पर बहुत कुछ करके दिखाया है। 1995 से हिंदी भाषी राजनीति की शुरुआत करने वाले ये शख्स कोई और नहीं है बल्कि वो अर्जुन सिंह हैं, जो जिस पार्टी में रहते हैं स्वाभाविक है कि वो उनका दम बना रहता है। वो दिखाते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है, सत्ता को अपने हाथ में कैसे लिया जाता है। और एक बुलंद आवाज के और जो इतने कम समय में जिस तरह से उन्होंने अपना मकाम हासिल किया है 1995 से लेकर के 2022 तक, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हिंदी भाषी समाज ने उनको अपना नेता माना है और सिर्फ यही नहीं, हिंदी भाषियों के लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। और उनका जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र के बाहर भी जो उनकी लोकप्रियता है वो किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। जब भी कोई शख्स बंगाल में आता है और हिंदी भाषी किसी नेता की बात होती है तो स्वाभाविक है कि वो अर्जुन सिंह का नाम जरूर लेता है। आज हमारे साथ जो है हॉट टॉक में मौजूद हैं अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक लंबे अंतराल के बाद में आपसे चर्चा हो रही है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने तृणमूल में जो वापसी की, उस वापसी का मूल कारण क्या था? देखिए, मेरा परिवार जो है राजनीतिक परिवार है और हमेशा से कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस। हाँ, निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस जन्म के समय से हम लोग तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ना पड़ा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस के कल्चर में बड़े हैं, राजनीति हुई है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण देखने को मिलता था कि बीजेपी के लोग हमें स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो ये समस्या हुआ। इसके बाद पार्टी के तरफ से, उच्च नेताओं के तरफ से मुझे कहा गया, तो मैंने सोचा कि चलो फिर पार्टी में रिटर्न बैक किया जाए। इतने कम समय के राजनीतिक जीवन में एक पार्षद से लेकर के सांसद तक का जो सफर आपका रहा है वो कैसा रहा है? देखिए, संघर्षमय राजनीति बंगाल की हमेशा रही है। हमारे फादर भी कांग्रेस से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट में राजनीति करने से जो होता है कि आदमी हमेशा से हम सत्ता के खिलाफ लड़े और उसके कारण से वामपंथी सरकार हो, वो हमेशा से हम लोग को टारगेट करके चलती थी। लेकिन हम लोग कभी भी सर झुका कर राजनीति नहीं किए हैं और अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने
जो डिप्राइव्ड लोग हैं, श्रमिक श्रेणी जो है, जिनको हमेशा से यूज किया जाता है, उनके लिए हमने लड़ाई लड़ी और हमने ये मुकाम हासिल किया। चूँकि राजनीतिक परिवार के होने के कारण राजनीतिक सूझबूझ विरासत में मिली है और वो लड़ाई हमने अपने पिता के समय भी देखा है। उन्होंने भी हमेशा वामफ्रंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हम लोग भी लड़े। तो चाहे वामफ्रंट हो चाहे कोई भी हो, राजनीति में जो विरोधी शक्ति की जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई को हमने हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। अब रही बात कि कुछ लोग होते हैं जो सुविधावादी राजनीति से में रहते हैं। हम लोग चूँकि हमेशा से ये चेष्टा किए हैं कि अपने लोगों को बचाया जाए, अपने लोगों को के लिए कुछ किया जाए, लेकिन वामफ्रंट के समय से ही हम लोगों ने देखा है कि जो मजदूर थे उनके ऊपर हमेशा रोल चला। लेकिन खुशी की बात यही अपने आप में एक संतुष्टि होती है कि अपने क्षेत्र की इंडस्ट्री को मैं बचा कर रख पाया, विशेषकर जो जूट इंडस्ट्री थी। आज भी उसी प्रयास में रत रहता हूँ और इंडस्ट्री और कहीं क्या है मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मेरे क्षेत्र के इंडस्ट्री को मैं हमेशा बचाने की कोशिश किया हूँ, चाहे वो वामफ्रंट का समय हो चाहे आज हो। ये भी कहा जाता है कि आपने कुछ दिन तक जो है फैक्ट्री में काम भी किया है, तो वो एक कैसा आपका अनुभव रहा है उन लोगों के साथ जिनके ये आप नेता हैं? हमारा परिवार जो है जूट इंडस्ट्री से शुरू से जुड़ा हुआ है। चाहे हमारे नाना जी हों चाहे हमारे ग्रैंडफादर हों, ये लोग उस समय जूट इंडस्ट्री जब नई बन रही थी अंग्रेज़ों के समय, तब ये लोग कॉन्ट्रैक्टर थे और जूट मिलों इन्होंने बनाया था। जूट के व्यवसाय से शुरू से जुड़े हुए हम लोग। और उसके बाद मैं जब राजनीति में आया तो मैंने ये सोचा कि अगर किसी जगह पर ट्रेड यूनियन करना है, अगर कहीं कोई मिल फैक्ट्री के बारे में सोचना है, तो पहले उसको समझना होगा। और मैंने करीब करीब 4 साल 5 साल इंडस्ट्री में नौकरी भी किया और समझा, मजदूरों की समस्याओं को समझा, मालिकों की समस्याओं को समझा। इसीलिए मैं हमेशा से सिर्फ एक तरफा कोई सस्ती राजनीति के लिए मैंने कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया। मैं दोनों पक्ष जाते मजबूत रहे, मजदूरों का हक मिले और इंडस्ट्री भी बचा रहे, प्रोडक्टिविटी सही रहे, इस पर मैंने हमेशा ध्यान दिया। और मुझे खुशी होती है कि श्रमिक वर्ग जो है मेरी बातों पर विश्वास करते हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं ये गलत है, तो श्रमिक मानते हैं कि हाँ ये गलत है और उससे श्रमिक को फ़ायदा भी मिला है कि अपना वजूद, अपना ताकत, अपनी मजबूती मजदूरों को हमेशा दिखाई देती है। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जब आप आए वापस तृणमूल में, तो आपको ये ऐसा लगा कि जो हिंदी भाषी भारतीय जनता पार्टी का जो एक असर था वो कम हो गया आपके आने से? निश्चित रूप से कम होगा। देखिए, हिंदी भाषियों को कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी सिर्फ वोट बैंक के बारे में सोचता है। उनकी जो मजबूती है, उनकी जो ताकत है, अगर सही रूप में उनका यूज करे तो कोई भी राजनीतिक दल मजबूत हो सकता है। क्योंकि हिंदी भाषियों के पास सब कुछ है, श्रम देने की ताकत है, उनके पास वो मजबूती से काम जो करते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनको लड़ाई लड़ने की क्षमता भी है और वो लड़ते भी हैं और जिनके साथ रहते हैं उनके लिए पूरा दम पर लड़ते हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल अगर ये सोचता है कि सिर्फ यूज करेंगे और उसका यूज करके यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में रहेंगे, तो मैं कहता हूँ कि उस राजनीतिक दल का सही मानों में सही स्थिति में कभी नहीं बंगाल में पहुँच पाएगा। बंगाल में हिंदी भाषियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है और इसीलिए देखिए वो कमज़ोर होते चले गए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं अभिषेक बनर्जी, दोनों के बीच जिस तरह पलटवार चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में ये तो होते रहेगा, पक्ष विपक्ष की राजनीति में वार पलटवार होता रहेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा हर व्यक्ति को कि मर्यादा
बनाए रखना चाहिए। मर्यादा का, भाषा का मर्यादा जो है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा के मर्यादा अगर कोई भी करता है तो उसका खामियाजा नीचे के कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है और इससे बड़ी नुकसान होती है। आज जो हिंदी भाषी की बात आपने कहा है, हिंदी भाषियों को न तो बीजेपी ने समझा, क्योंकि बड़ी मजबूती से बीजेपी के तरफ हिंदी भाषी लौट गए थे। आज 21-22% जो है हिंदी भाषियों का वोट है और बीजेपी ने भी किसी भी हिंदी भाषी को मंत्री नहीं बनाया जी। तो इससे बीजेपी को नुकसान हुआ। जो एक कोर वोट था, फाइटर वोट था, जो लड़ सकता था, वो वोट उनके हाथ से खिसक गया। तो ये बहुत ही बड़ा एक सेटबैक होगा कि हर आदमी को आप उसका भागीदारी जरूर सत्ता में रखना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। 2024 के लिए जिस तरह की रणनीति तृणमूल तैयार कर रही है और ममता बनर्जी पूरे देश में एक प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में आना चाहती हैं, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? देखिए, पार्टी अगर उस तरह का मुझे दायित्व देगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। पार्टी जिस तरह का काम मुझे देगा उस काम को सोचूंगा। अभी मैं अपने से सोच के कोई फ़ायदा है नहीं। पार्टी को अगर लगता है कि इस तरह से काम करना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री को भारत की राजनीति में प्रतिष्ठित करना चाहिए, तो सिर्फ गोवा और त्रिपुरा और मेघालय से नहीं चलेगा। इनकी राजनीति को सारा भारतवर्ष में ले जाना पड़ेगा। देखिए, आज छोटे स्तर पर भी हो, लेकिन बीजेपी का विकल्प के रूप में आप देखिए कहीं ना कहीं आप दिखाई देने लगा है। तो उस जगह पर पहुंचाने के लिए पार्टी को सोचना चाहिए। छोटे छोटे राज्यों में सिर्फ जाने से, जहां बहुत कम वोट है, बहुत कम संख्या है, मैं समझता हूँ उस पर ध्यान न देकर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सब जगहों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सत्ता का जो गलियारा है वो यूपी से ही जाता है और दीदी इसमें सक्षम है। दीदी की पॉपुलैरिटी भी है, दीदी को लोग पहचानते भी हैं, लेकिन सिर्फ पहचानने से और समझने से नहीं होता है। राजनीति में मजबूती से अपने आप को प्रतिष्ठित करना पड़ता है और ऑल इंडिया की राजनीति के बारे में सोचना पड़ेगा कि ऑल इंडिया की राजनीति क्या हो सकती है। देखिए, अलग अलग स्टेट इलेक्शन में स्टेट के बारे में सोचा जाता है, लेकिन जब ऑल इंडिया की राजनीति होती है, जब प्रधानमंत्री की चुनाव होती है, लोकसभा चुनाव होता है, उस समय किस मुद्दे पर राजनीति करना होगा, ये हमारे पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात को, अपने पक्ष को रखा जो अभी तृणमूल के सांसद हैं और हिंदी भाषियों के सर्वमान्य नेता हैं पश्चिम बंगाल में। इन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड कई राज्यों के प्रभारी थे और हिंदी भाषियों को एकजुट करने का काम किया था। तृणमूल कांग्रेस को वहां ले जाने का एक लंबा काम किया था, एक लंबी पारी खेली थी। स्वाभाविक है कि जब तृणमूल में दोबारा वापसी हुई है तो लोगों की, कार्यकर्ताओं की फिर एक बार उम्मीद है कि अर्जुन सिंह जैसे नेता जब उनके साथ खड़े होंगे तो उनका कद ऐसे ही बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता की एक मांग होती है, लोगों की एक मांग होती है कि हमको एक मजबूत नेता चाहिए जो हमारे पक्ष को रख सके, जो हमारी बातों को रख सके, और कहीं ना कहीं वो इनमें दिखता है। हम बहुत प्रभात वार्ता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं समय देने के लिए।